आ जाइए साहब। हाँ जी, चलो बेटा, ये लो। तो हम लोग फेमा की बेटा आखिरी क्लास में हैं और आज की क्लास का हमारा सिंपल सा टारगेट है कि सर आज की क्लास में मैं आपको फेमा खत्म करूंगा। हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, हेलो 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 बेटा, जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं एक बार बताना बेटा, आवाज होकर आ रही है क्या? एंड आई एम सो सॉरी बेटा, मैं थोड़ा सा आज लिटिल बिट लेट हूं, मैं लगभग 10-15 मिनट लेट आ गया। तो मैं तेरे को देख रहा था बेटा, तो थोड़ा और टाइम से आया कर, और बालक आप भी टाइम से आया करो। मैं लेट हूं इसलिए ऐसा नहीं है क्लास अभी स्टार्ट हो रही है बेटा, क्लास स्टार्ट होने का टाइम है 9:05-7 के आसपास। मैं लेट आ गया। बेसिकली आप लोगों की तरफ बारिश नहीं आ रही है, हमारे शाखा की तरफ बारिश है थोड़ा बहुत, तो जाम लग गया था बेटा आपका आनंद विहार के पास में। तो प्लीज थोड़ा टाइम से आया करें, क्लास को ज्यादा एक्सटेंड ना करें बेटा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो बेटा आवाज वगैरह सब कुछ आ रही है ना प्रॉपर? यस सर, ओके, थैंक यू। तो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, हम लोग आज की क्लास में ये फेमा को बेटा खत्म करेंगे। मुझे याद है बेटा कि फेमा में अभी तक मैंने बहुत सारे पार्ट आपको करा दिए हैं। फेमा का इंट्रोडक्शन हो चुका है, फेमा का डेफिनेशन हो चुका है, फेमा का सेक्शन नंबर 3 और 4 बेटा हो चुका है, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 5 हो गया है करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मैंने शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 तीनों करा दिया है। हमारा आखिरी सेक्शन फेमा का बचता है बेटा, जिसका नाम है सेक्शन नंबर 6, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में भी याद रखिएगा बेटा, आपको टोटल 3 शेड्यूल देखने को मिलेंगे। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 6 में भी आपको टोटल बेटा 3 शेड्यूल देखने को मिलेंगे, शेड्यूल 1, 2 और 3। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, मैं इसके पहले कि सेक्शन नंबर 6 आपके साथ शुरू करूं, मैं कुछ जनरल डिस्कशन करना चाहता हूं। जनरल डिस्कशन बेटा ध्यान से सुनना एवरीवन। सेक्शन नंबर 6 में जो आपको 3 शेड्यूल मिलेंगे ना, ये उल्टा है। उल्टा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में जो शेड्यूल नंबर 1 था वो प्रोहिबिटेड लिस्ट के बारे में बता रहा था कि बताओ कौन कौन से करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो प्रोहिबिटेड नेचर के हैं। लेकिन यहां पे शेड्यूल नंबर 3 वो है जो प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन नंबर 6 में जो आपको 3 शेड्यूल पढ़ना है, वो 3 शेड्यूल कुछ इस तरीके से है कि शेड्यूल नंबर 1 में आपको वो ट्रांजैक्शन की कैटेगरी दी गई है, आपको ट्रांजैक्शन याद करना है सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो ट्रांजैक्शन की कैटेगरी दी गई है जो अलाउड है पीआरआई के लिए इन आउटसाइड इंडिया। भारत के लोग विदेश में जाके क्या क्या कर सकते हैं, शेड्यूल नंबर 1 में वो दिया गया है। शेड्यूल नंबर 2 में विदेश के लोग भारत में आके अर्थात पीआरओआई इंडिया में आके क्या कर सकता है, वो ट्रांजैक्शन दिया गया है। और शेड्यूल नंबर 3 में जाके प्रोहिबिटेड दिया गया है। अब ध्यान रखना बेटा, जब शेड्यूल नंबर 1 और 2 को तुम पढ़ोगे ना, 90% आपको सिमिलरिटी दिखेगा, इवन ज्यादा बेटा 95% आपको सिमिलरिटी दिखेगा। क्यों साहब, ऐसा क्यों? अरे वेरी सिंपल, जो काम तुम इंडिया वाले को आउटसाइड इंडिया में जाके अलाउ करवा रहे हो, वो काम बेटा आउटसाइड इंडिया वाले भी तो इंडिया में आके करेंगे। पता चले तुमने बोला कि भारत का बंदा पूरे विदेश में गई प्रॉपर्टी ले सकता है, लेकिन विदेश का बंदा भारत में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, तो जिस देश के लोगों को तुम मना करोगे अपने देश में प्रॉपर्टी लेने, क्या वो आपको अपने देश में प्रॉपर्टी लेने देगा? तो भैया जो चीज तुमने अपने देश के लोगों के लिए अलाउ किया है, वो काम तुम विदेश के लोगों को भी अपने देश में अलाउ करो। वेरी सिंपल। यही कारण है शेड्यूल 1 और 2 के ट्रांजैक्शन बेटा क्या है, बोलो एक बार, उसे कंपेरेटिवली आसान। अब ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, आप सारे बच्चे जानते हो कि बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। याद करो बेटा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो करंट नहीं है, और वो एसेट्स और लायबिलिटी को ऑल्टर करता है इंडिया वाले का आउटसाइड इंडिया में या आउटसाइड इंडिया वाले का इंडिया में। बोलो बेटा हाँ है ना? तो ये सब बातें मैंने बता दी। मैंने ये भी बात बता दिया कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज प्रोहिबिटेड अनलेस अलाउड। आवाज दो बेटा, ऑलवेज प्रोहिबिटेड अनलेस क्या बोलो बेटा, अलाउड। ये सारी बातें आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब यहां पर बेटा आपको जो मेन मुद्दे की बात करनी है ना बालक, मेन मुद्दे की जो बात करनी है, वो मेन मुद्दा आपका यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। ये देखिए शेड्यूल से, ये परमिसेबल ट्रांजैक्शन शेड्यूल नंबर 1, यहां से मेन मुद्दा चालू होता है। शेड्यूल नंबर 1, सर ये शेड्यूल नंबर 1 क्या है? कुछ नहीं है बेटा, ये एक परमिसेबल क्लास ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के लिए है। मैं सिर्फ माहौल बना रहा हूं, ध्यान से सुनते चलो। आप नीचे आओगे तो आपको शेड्यूल नंबर 2 दिखेगा। सर शेड्यूल नंबर 2 क्या है? वेरी सिंपल, शेड्यूल नंबर 2 परमिसेबल क्लास ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए है।
अब ऑब्वियस सी बात है, पीआरआई कहाँ काम करेगा? आउटसाइड इंडिया। पीआरओआई वाला कहाँ काम करेगा? इंडिया में। और जब नीचे आओगे तो आपको बेटा प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन दिखेगा। और याद रखना, भले यहाँ पे ना लिखा हो, लेकिन प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन शेड्यूल नंबर बेटा 3 में दी गई है। कहाँ दी गई है बेटा? बोलो, शेड्यूल नंबर। और वो प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बेटा याद रखिएगा, आपको मेनली जो कायदे से याद करना है ना, 1 2 3 4 और उसके बाद बेटा ये 5, ये आपको कायदे से 5 याद करने हैं बेटा पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट। इसके अलावा तो जो पॉइंट्स दिया गया है बेटा, ये मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा जबरदस्ती पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये पॉइंट्स आप ऑलरेडी मेरे से पढ़ भी चुके हो, याद करो ना, 2.5 लाख यूएसडी से ज्यादा पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। मैं रीडिंग कराऊंगा, लेकिन मेनली आपको बेटा ये 5 पॉइंट याद रखना है कि ये 5 ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड होता है। इवन जब आप अपने नोट्स में देखोगे ना बेटा, तो हैंड रिटन नोट्स में मैंने आपको सिर्फ यही 5 पॉइंट लिखवाया भी है, यही 5 पॉइंट मैंने लिखवाया है हैंड रिटन नोट्स में। अगर आप देखोगे तो ये देखिए, अगर आप नोट्स में देखेंगे तो प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में ये देखो बेटा, यही 5 पॉइंट मैंने आपको लिखवाया भी है, क्योंकि यही 5 पॉइंट है जो बेटा कायदे से आपको याद रखना है। आर यू श्योर एंड अंडरस्टैंड? चलो मैं भी शुरू करूंगा आपके साथ, लेकिन आइए और सारे बच्चे हेडिंग डालिए, प्रॉपर हेडिंग रहेगा हमारा बेटा, हेडिंग डालिएगा प्रॉपर। ये देखो क्या हेडिंग डालना है, प्लीज बोर्ड पे देखो सारे बच्चे, हेडिंग क्या डालना है पहले ये समझिए। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, सेक्शन नंबर 6 है, शेड्यूल नंबर 1 2 और 3 है। सेक्शन नंबर 6 में पहले जनरल प्रोविजन दिया गया है, रुक जाओ बेटा, लिखना मत, पहले सुनो। शेड्यूल नंबर 1 में वो ट्रांजैक्शन दिया गया है जो पीआरआई के लिए अलाउड है। शेड्यूल नंबर 2 में वो ट्रांजैक्शन दिया गया है जो पीआरओआई के लिए अलाउड है। ऑब्वियस सी बात है, ये पीआरआई के लिए अलाउड है इन आउटसाइड इंडिया, और बेटा ये पीआरओआई के लिए अलाउड है इन इंडिया। और बेटा जब आप देखोगे शेड्यूल नंबर 3 को, तो ये प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। यहां पर मैंने सबसे पहले बेटा जनरल प्रोविजन लिखा है, जो तुम्हारे मॉड्यूल में ये ऊपर में बेटा कुछ बातें लिखी गई है ना, सेक्शन नंबर 6 को लेकर, ये देखो ये कुछ बातें जो लिखी गई है, इन्हीं बातों को बेटा मैं थोड़ा बहुत कंक्लूड करके जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उसको जनरल प्रोविजन में मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है मैं एक बार जनरल प्रोविजन आपको करा देता हूं, शेड्यूल पर आके बेटा मैं नोट करने के लिए दूंगा। सबसे पहले बेटा यहां पर बोला गया है जी, जनरल प्रोविजन ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन 6। तो बोला गया बेटा कि एज पर सेक्शन 6 सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद आरबीआई स्पेसिफाई कर सकती है। एक बात तो याद रखिएगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट पावर फेमा में बहुत कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी पावर है बेटा फेमा में विद कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई है, नो डाउट डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, लेकिन आरबीआई से कंसल्ट करके। तो सेक्शन नंबर 6 कहता है बेटा कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आरबीआई से कंसल्ट करके और वो क्लास या क्लास ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बता सकती है विच आर परमिसेबल। लेकिन याद रखिएगा बेटा, नॉट बीइंग अ डेट इंस्ट्रूमेंट। कम ऑन एवरीवन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आरबीआई से कंसल्ट करके और वो क्लास या क्लासेस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट बता सकती है जो अलाउड है, मतलब वो डेट इंस्ट्रूमेंट जो तुम ले सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब वो क्लास और क्लास ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है विच आर परमिसेबल, लेकिन वो ट्रांजैक्शन नॉट बीइंग अ क्या बोलो बेटा, डेट इंस्ट्रूमेंट। क्यों मेरे भाई? क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट को रेगुलेट करने का पावर किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। तो कम ऑन एवरीवन मेरी तरफ देखेंगे, फेमा में डेट इंस्ट्रूमेंट का रेगुलेशन अलाउड प्रोविजन कौन बताएगा? आरबीआई। लेकिन अदर देन डेट इंस्ट्रूमेंट कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रॉपर्टी लेना है नहीं लेना कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन लोन लेना है नहीं लेना कौन बताएगा? आरबीआई। तो ये तो एक बात है बेटा। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट केवल बेटा ये नहीं बताएगी कि आपको कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिसेबल है आपके लिए, वो लिमिट भी बताएगी, लिमिट अप टू विच फॉरेन एक्सचेंज शैल बी क्या बोलो बेटा, एडमायरेबल या एडमिसेबल, और एनी कंडीशन, हर वो कंडीशन बता सकती है विच में बी प्लेस्ड ऑन क्या बोलो बेटा, सच ट्रांजैक्शन। अर्थात अगर आप कोई फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, ये बात भी आपको बताई जा सकती है। ध्यान रखना बेटा, मैं सारा मॉड्यूल ही फॉलो कर रहा हूं, लेकिन मॉड्यूल की वो बातें जो आपके लिए बेटा जरूरी है और एग्जाम के लिए जरूरी है, मैं वही बातें आपको लिखवा रहा हूं। आप देखोगे ये पॉइंट मैंने यहां से उठाया है, यस और नो। तो शेड्यूल में आने से पहले तुम अपने मॉड्यूल को देखोगे तो उसने कुछ बातें बोली हैं और उन सारी बातों को बेटा मैं आपको लिखवा रहा हूं। आर यू श्योर 100%? आ जाओ बेटा, इसका एक पॉइंट नंबर 2 देखो, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 में बोला गया बेटा
कि देखिए आरबीआई में आफ्टर कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, रुको, ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले रही थी आरबीआई से कंसल्ट करके, और अब बेटा आरबीआई कंसल्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर था? तीन चीजें। पहले वो ट्रांजैक्शन बता सकती है डेट को छोड़ के, वो लिमिट बता सकती है, और वो कंडीशन बता सकती है। अब आरबीआई को बोला गया कि सुन आरबीआई, तू सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के स्पेसिफाई कर सकती है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू, क्या बोलो बेटा, ऊपर में डेट इंस्ट्रूमेंट एक्सक्लूडेड था, यहाँ डेट इंस्ट्रूमेंट, लिमिट एंड कंडीशन ऑन इट। हाउएवर आरबीआई ऑन सीजी, आरबीआई या सीजी shall not impose any restriction on the, क्या बोलो बेटा, on the withdrawal of, आवाज दो बेटा, on the, क्या बोलिए, withdrawal of foreign, क्या बोलो बेटा, exchange for payment due on, and very important बेटा, very important, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में बेटा यहां से सवाल भी आया था। सुनो मेरी बात, पहले समझो बेटा, माहौल थोड़ा सा टेक्निकल है, एवरीवन समझ लो, फिर उसके बाद लिख लेना। देखो बेटा, पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके और बता सकती है विड्रॉल, लिमिट, कंडीशंस किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट को लेकर। लेकिन याद रहे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे आरबीआई, दो ट्रांजैक्शन के लिए फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी विड्रॉल को मना नहीं कर सकती। मैं जो दो ट्रांजैक्शन का नाम लेने जा रहा हूं, ये दोनों ट्रांजैक्शन को मना करने का या रिस्ट्रिक्शन लगाने का पावर ना तो आरबीआई के पास है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मैं यूं बोलूं तो ये दोनों ट्रांजैक्शन ऑलवेज अलाउड है विदाउट एनी लिमिट, और जेन्युइन भी है बेटा, जेन्युइन भी है। सुनो कौन कौन से ट्रांजैक्शन अलाउड है। पहला अकाउंट फॉर अमर्टाइजेशन ऑफ लोन। अमर्टाइजेशन ऑफ लोन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन। अरे भैया, तुमने विदेश से कोई लोन लिया और मैंने आज से 10 साल पहले लोन लिया, जिसकी रीपेमेंट अब करनी है, और रिपेमेंट करने के लिए मैं भारत सरकार से बेटा क्या मांग रहा हूं, बोलो, फॉरेन एक्सचेंज, और भारत सरकार कह रही है कि मैं नहीं दूंगा या मैं लिमिट लगाऊंगा, मैं इतना ही दूंगा। अरे इतना कैसे देगा भाई, आज से 10 साल पहले मैंने लोन लिया और अब उसकी रिपेमेंट करनी है, और तू कह रहा है कि मैं तेरे रिपेमेंट जितना तेरे को मैं नहीं दूंगा फॉरेन करेंसी, तो मैं रिपेमेंट करूंगा कहां से? क्या तेरे कानून के कारण मेरा बैंक मुझे छोड़ देगा? क्या वो दिवालिया डिक्लेयर करेगा? कौन इसकी भरपाई करेगा? कौन इसका जवाबदेही देगा? तो भैया जो मेरी ऑब्लिगेशन है उतने तक का तो तुम फॉरेन करेंसी दोगे ना मुझे। लॉजिक से याद कर पा रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरा, डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सुनो, कभी कभी बेटा मान लो तुमने अमेरिका में कोई इन्वेस्टमेंट किया, और उस इन्वेस्टमेंट का रूल ये था कि जब मार्जिन मनी आपका 10% से कम हो जाए तो आपसे हम 20% एडिशनल फंड मांगेंगे। ध्यान से सुनो बेटा, मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया है, लेकिन एग्जाम्पल लिखने की कोई जरूरत नहीं। आपने अमेरिका में कोई इन्वेस्टमेंट किया और वहां पे रूल ये है बेटा कि अगर आपने, ध्यान से सुनो बेटा, अगर आपने कोई अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की और वो इन्वेस्टमेंट बेटा 10% से डेप्रिसिएट करेगी, तो हम आपसे 20% एडिशनल फंडिंग एज अ मार्जिन मनी ले लेंगे। अब मान लो आपने 1 करोड़ का बेटा इन्वेस्टमेंट किया और वो इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएट होता है, टाइम टू टाइम बेटा प्रॉपर्टी घिस गई या पैसे बेटा फॉरेन करेंसी में नीचे चला गया, डेप्रिसिएट होने के कारण आपका जो इन्वेस्टमेंट है बेटा वो मान लो 89 लाख का रह गया 1 करोड़ से। अब अमेरिकन गवर्नमेंट आपसे बेटा मान लो एडिशनल 25-30 लाख का बेटा फंडिंग मांग रही है, और भारत सरकार कह रही है कि हम इसके लिए देंगे ही नहीं आपको फॉरेन एक्सचेंज। मना नहीं कर सकते, देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मेरी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है। क्या है बोलो बेटा? अगर आपको फॉरेन करेंसी नहीं देना था तो आपने मेरे को ऐसे ट्रांजैक्शन ही एंटर क्यों होने दिया? बोलो ना, है ना? तो बेटा वही पॉइंट यहाँ पर बोला गया। मैंने एग्जांपल भी दिया है कि राम ने बेटा मान लो यूएसए में इन्वेस्ट किया 1,40,000, रूल है एज पर यूएसए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 1,20,000 मेंटेन करना है, डेप्रिसिएशन 30,000 की हो गई, बैलेंस लेफ्ट 1,10,000, 10,000 में भी क्या बोलो बेटा पेड 1,20,000 के लिए, और ये यूएसए को देगा कौन बोलो बेटा? मिस्टर राम। सरकार इसे मना नहीं कर सकती। ये ट्रांजैक्शन है बेटा। क्या ये बात क्लियर है क्या? आप इसको नोट करो और फिर उसके बाद बेटा अपन आगे बढ़ जाएंगे। नोट करिए एवरीवन। कोई सवाल हो बेटा? साथ साथ आप सवाल भी पूछ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं बालक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है बोलो बेटा? फाइनली शेड्यूल नंबर 1। अगर बेटा तुम मॉड्यूल को भी देखोगे ना तो मॉड्यूल में भी शेड्यूल नंबर 1 के ट्रांजैक्शन की कैटेगरी बेटा ऐसे ही दी गई है। ये देखिए, मैं शेड्यूल नंबर 1 वगैरह की जो बात है आपको यहीं से बता देता हूं बेटा क्या फर्क पड़ता है। ट्रांजैक्शन तो सेम है, ट्रांजैक्शन अल्टीमेट आपको याद ही करना पड़ेगा। आ जाइए, सारे बच्चे लिखिएगा, सारे बच्चे लिखिएगा। शेड्यूल नंबर 1, परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बाय पीआरआई। हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग रहेगा शेड्यूल नंबर 1, परमिसेबल
कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बाय पीआरआई। शेड्यूल नंबर 1, परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बाय पीआरआई। तो बेटा मैं आपको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के द्वारा क्या क्या ट्रांजेक्शन आउटसाइड इंडिया किया जा सकता है, वो ट्रांजेक्शन की कैटेगरी बता रहा हूं। मेरा रोल कम है बेटा, अल्टीमेट आपको याद ही करना है। आ जाइए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे, याद करना आसान हो जाएगा। इधर देखो, सबसे पहला ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन अ फॉरेन सिक्योरिटी। कम ऑन एवरीवन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। टाटा ने जयगोवार के शेयर को खरीदा, अलाउड है। इंडियन बंदा विदेशी सिक्योरिटी को खरीद सकता है। दूसरा, फॉरेन करेंसी में लोन लिया जा सकता है, रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तुम लोग लोन लेने जाते हो, इंडियन करेंसी में लोन उठाते हो, तुम फॉरेन करेंसी में भी लोन उठा सकते हो, या तो इंडिया से, नहीं तो बेटा बाहर से। लेकिन याद रखना, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है। क्या होता है बेटा? तीसरा, तुम लोग कोई अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आउटसाइड इंडिया है पीआरआई का, उसको ट्रांसफर कर सकते हो। अरे भैया, तुम किसी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन अ फेवर ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को गारंटी दे सकता है। अर्थात बेटा, जैसे ऊपर देखो बेटा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने लोन लिया तो तुम गारंटी दे सकते हो। पीआरआई पीआरओआई के लोन का गारंटी भी दे सकता है। याद रखिएगा, एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, फॉरेन करेंसी होल्ड कर सकते हो, करेंसी नोट जो बाद में चल के इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है उसको भी होल्ड कर सकते हो, लोन ले सकते हो, ओवरड्राफ्ट कर सकते हो फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में मेंटेन कर सकते हो या आउटसाइड इंडिया। तुम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो बेटा किसी विदेशी कंपनी से। तुम लोग लोन एंड ओवरड्राफ्ट बाय पीआरआई टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब लोन एंड ओवरड्राफ्ट दे भी सकते हो, ले भी सकते हो। ऊपर में बेटा बाई था, वर्ड देखो बाई, यहाँ पर वर्ड क्या है बेटा बोलो? ऊपर में लोन एंड ओवरड्राफ्ट में वर्ड था बाई, ये देखिए, और यहाँ पर वर्ड है टू। तो एक जगह दिया जा रहा है, एक जगह लिया जा रहा है। यहाँ पर बेटा रेमिटांसेज आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ऊपर देख बेटा, इंडिया में प्रॉपर्टी बेच के बाहर पैसा लेकर जा सकते हो, और अंडरटेक अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का नाम सुना है क्या? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुना है क्या? फ्यूचर ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम सुना है क्या? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। मैं मजबूर हूँ, मैं लॉ पढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं डेरिवेटिव के बारे में डिटेल नहीं बता सकता। आप लोग फाइनल में आओगे तो आपको एक पेपर दिखेगा एफआर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वहाँ पर आपको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल बताया जाएगा। मैं एग्जांपल बता देता हूँ। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में फुल मनी इन्वेस्ट नहीं किया जाता, केवल मार्जिन मनी देकर, और तुम लोग राइट खरीद लेते हो सिक्योरिटी को खरीदने का। डन करेगा, राइट टू बाय, राइट टू सेल, इसको बेटा ट्रेड किया जाता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इंडिया वाला बंदा विदेश में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जीक्यूट कर सकता है। बेटा तुम ध्यान से देखोगे ना, तो जब हम शेड्यूल 2 पढ़ाएंगे, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन बेटा रिपीट होगा एज इट इज। नीचे से देखो, पढ़ना चालू करो, मैक्सिमम चीजें रिपीट होगी। क्या बात क्लियर है क्या? मैक्सिमम 99% बेटा दोनों सेम है, थोड़ा बहुत ही फर्क है। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। यस, सो हेडिंग रहेगा अलाउड या परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर, क्या बोलो बेटा? पीआरओआई, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया में आके क्या कर सकता है। इधर देखिए, ट्रांजेक्शन 99% सेम एज अबव है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लेना। और इसका एक ट्रिक आप लोग दिमाग में याद रखो, जब मैं पढ़ना चालू करूंगा, पढ़ाना चालू करूंगा, जो जो काम तुमने विदेश में अलाउ किया है वो काम विदेश वाला भी इंडिया में अलाउ करेगा। वेरी सिंपल बेटा, ये देखो, आइए एक एक करके बेटा टारगेट की शुरुआत करते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, दैट इज टू से इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय बॉडी कॉर्पोरेट या एंटिटी इन इंडिया एंड इन्वेस्टमेंट देयर इन बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ऊपर देखो, कहा गया था कि इंडिया वाला विदेश जाके सिक्योरिटी लेगा, तो विदेश वाला भी इंडिया में सिक्योरिटी ले सकता है। इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया टू द कैपिटल ऑफ अ फर्म या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन इंडिया, मतलब विदेश वाला बेटा किसी पार्टनरशिप फर्म में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हाँ, 1% कंपनी नहीं बना सकता, क्योंकि इसको तो कंपनीज एक्ट नहीं मना किया है कि सर 1% कंपनी बनाने के लिए आपका क्या होना जरूरी है? रेसिडेंट होना जरूरी है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना जरूरी है? बेटा रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट पहले था, अब उसको क्या कर दिया गया है? डिलीट, हटा दिया गया है। तो अब बेटा याद रखना,
अब बेटा याद रखिएगा, कोई ऐसा बंदा बेटा जो भारत का ओरिजिन है, भले वो भारत का रेसिडेंट है या नहीं है, तो बेटा वो बना सकता है अपना ओपीसी। आगे तुम एक्विजिशन कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया, अगर तुम पीआरवाई हो तो सिंपल, ये काम अलाउड था बेटा इंडिया वाले का भी। सर तुम गारंटी दे सकते हो किसी पीआरआई के फेवर में। सर तुम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो करेंसी नोट वगैरह का। सर नया ट्रांजेक्शन, नया ट्रांजेक्शन, नया ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट बिटवीन पीआरआई एंड क्या बोलो बेटा पीआरवाई। यहाँ पर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया खोल सकते हो बेटा, कोई पैसा कैपिटल एसेट्स इंडिया में बेच के बाहर लेके जा सकते हो, या फिर कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। आप ध्यान से देखोगे ना तो एक नया वर्ड बस यहीं पर है, यहीं पर एक नया वर्ड है, हाँ है ना, नोट कर लो बेटा इसको। सेम है बेटा सेम। जो शेड्यूल नंबर 3 है बेटा वो बाकी दो के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट मी क्लियर इट, लेट मी कन्फेस कि जो आपके बाकी के दो प्रोविजंस हैं, मतलब शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, उसके कंपैरिजन में शेड्यूल नंबर 3 बेटा थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। शेड्यूल नंबर 3 हेडिंग डालो बेटा प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बेटा 1 मिनट टाइम दो, आप लोग के एसएम नोट्स की बात कर रहा हूं, 1 मिनट मुझे टाइम दो। हाँ बेटा आ जाइए, हेडिंग डालिए सारे बच्चे, शेड्यूल नंबर 3 प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। शेड्यूल नंबर 3 प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। यस, शेड्यूल नंबर 3 प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। डाल दिया बेटा हेडिंग आप लोगों ने? और अगर हेडिंग डाल दी हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर मामला थोड़ा सा टेक्निकल है, टफ है, तुम लोग परेशान हो जाओगे अगर मेरी बातों को नहीं समझोगे तो। और अगर मेरी बातों को समझ गए तो आप लोग क्रक्स ये निकालोगे कि सर कायदे से बोलूँ ना तो हमें 5 ही बातें याद रखनी है, इसीलिए ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बेटा टफनेस यहाँ पर है। सुन लो, अगर आप लिख लोगे तो बाद में फोटो भी खिंचवा दूंगा, आप लोग घर पे जाके लिखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये लास्ट टॉपिक है आपका फेमा का। लेट मी एश्योर, आपको मैं पहले दिखाई देता हूँ बेटा ताकि तुम मेंटली रूप से तैयार रहो। ये देखो बेटा,
जैसे आपका ये खत्म होगा ना प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन की कैटेगरी, तो ये देखो बेटा यहां से समरी चालू है। समरी चालू मतलब चैप्टर बेटा आपका खत्म है। समरी में बेटा इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, तो मैं वो क्वेश्चन बैंक कराऊंगा ही, क्वेश्चन बैंक कराऊंगा तो बेटा आपका कवर हो जाएगा, प्रॉपर फेमा का क्वेश्चन बैंक में कराऊंगा आपको। आइए प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन की कैटेगरी को बेटा एक बार ध्यान से देखिए क्या कहता है। ये लास्ट टॉपिक है और आपने सुना होगा बेटा अंत भला तो सब भला। सुनिए, देखो बालक, बोला गया है, मैं पहले रीड करूंगा, आपको समझ आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मैं रीड करूंगा, बाद में मैं इकट्ठा समझा दूंगा, मेरे साथ रीड करो सारे बच्चे। बोला गया है ऑन अ सर्टेन ट्रांजैक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपोज प्रोहिबिशन। देखो भैया कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन लगाती है। प्रोहिबिशन मतलब तुम नहीं कर सकते। पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन और बेटा तीसरा ट्रांजैक्शन और मेरे बालक चौथा ट्रांजैक्शन। 4 ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन सॉर्ट करने की जरूरत है। पहला ट्रांजैक्शन बोला गया है बेटा, बोला गया पहले ट्रांजैक्शन में, नो पर्सन अंडरटेक और सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम ऑथोराइज्ड पर्सन फॉर एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन प्रोवाइडेड दैट subject to provision of this act or rules or regulation or order made or issued thereafter। अर्थात कोई बंदा बेटा ऑथोराइज पर्सन से फॉरेन करेंसी विड्रॉ नहीं करेगा, हालांकि इस एक्ट ने अगर आपको अलाउ किया है तो तुम ये काम कर सकते हो। इसका मतलब इस एक्ट ने जो जो ट्रांजैक्शन अलाउ किया है उसके लिए तो फॉरेन करेंसी विड्रॉ आप कर सकते हो, उसके अलावा विड्रॉल करना मना है बेटा। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। हालांकि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल में विड्रॉ फ्रॉम एन ऑथोराइज्ड पर्सन फॉरेन एक्सचेंज नॉट एक्सीडिंग 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर और सच अमाउंट एज डिसाइडेड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 1। अबे हराम खोरो, ये पॉइंट ऑलरेडी आपने एलआरएस स्कीम में पढ़ा था कि 2.5 लाख यूएसडी के लिए बेटा तुम मनी विड्रॉल कर सकते हो। तो 2.5 लाख तक की लिमिट बेटा अलाउड है, और वो भी अलाउड काहे के लिए, शेड्यूल नंबर 1 पीआरआई, शेड्यूल नंबर 2 पीआरवाई। लेकिन शेड्यूल नंबर 2 के लिए 2.5 लाख की लिमिट नहीं लगाई गई। रीजन ये है कि शेड्यूल नंबर 2 तो विदेश वाला बंदा है, तो विदेश वाला बंदा कितना रुपया इन्वेस्ट करेगा ये तो विदेशी कंट्री अपना डिसाइड करेगी। हमने इंडिया के लिए 2.5 लाख डिसाइड कर दिया है शेड्यूल नंबर 1 के लिए। लॉक करें, आवाज दो, लॉक करें। अब आ जाओ बेटा पॉइंट नंबर 2 पे। Point number 2, where the withdrawal of foreign exchange by a resident individual for any capital account transaction schedule 1 exceed कर जाता है 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर या आरबीआई वाला पैसा, तो याद रखना द लिमिट स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन रेलेवेंट टू ट्रांजैक्शन शैल अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू, क्या बोलो बेटा, सच विड्रॉल। नहीं समझ आया सर, फिर से पढ़ो। अगर मान लो तुमने फॉरेन एक्सचेंज को विड्रॉ किया है, एक रेसिडेंट बंदे हो तुम, और काहे के लिए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए शेड्यूल नंबर 1, और वो एक्सीड कर जाता है 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर या आरबीआई का रेट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द केस में बी, द लिमिट स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन, आवाज दो बेटा, द लिमिट स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन रेलेवेंट टू द ट्रांजैक्शन शैल अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू, क्या बोलो बेटा, विड्रॉल। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अगर आपका ट्रांजैक्शन का लिमिट बेटा एक्सीड कर जाता है तो लिमिट स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशंस relevant to the transaction shall apply with respect to such withdrawal। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि देखो बेटा कभी कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कोई और भी लिमिट देती है नोटिफिकेशन पास करके टाइम टू टाइम। तो बोला गया कि देखो भैया 2.5 लाख रुपए तक का तुम्हें ब्लैंकेट अप्रूवल है, अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा तुम अमाउंट विड्रॉल करते हो तो इस सिचुएशन में उस ट्रांजेक्शन की जो लिमिट दी गई है ना, वो लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। वो लिमिट आपके ऊपर तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक तुम 2.5 लाख की लिमिट में हो। रीजन कि बेटा 2.5 लाख लिमिट तक तो आपको ब्लैंकेट अप्रूवल दे दिया गया है। अरे हाँ है ना, अब अगर तुम 2.5 लाख से ऊपर जा रहे हो तब उस रेगुलेशन की लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम आपको बोलेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? बोलो यस और नो। आगे बेटा, आगे आगे। अभी एक पॉइंट बेटा, मैं तो इसको नहीं रीड कराता, बच्चों से एक ही बात बोलता हूं कि तुम एक ऐसे कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते बेटा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मेंबर नहीं है।
तो FATF कंप्लाइड कंट्री के साथ ही बेटा तुम ट्रांजेक्शन करोगे, इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट नंबर बी पे देखिए बेटा, फटाफट निपटाएंगे। पॉइंट नंबर बी बोला गया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन एनी फॉर्म इन एनी कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म प्रोप्राइटरी कंसर्न या एंटिटी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, लेकिन वो नीचे दिए गए काम में एंगेज्ड है। मतलब क्या, अब मैं जो आपको 5 एक्टिविटी बताने जा रहा हूं ना, हमारे देश की कोई भी कंपनी बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर इन 5 काम में इन्वॉल्व है, अगर इन 5 काम में इन्वॉल्व है तो उसमें बेटा विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता है। आवाज दो, विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता है। तेजी से पढ़ो बेटा, सबसे पहले जितना हाईलाइट करूंगा उतना याद रखना, बिजनेस ऑफ चिट फंड। कम ऑन एवरीवन, बिजनेस ऑफ क्या बोल बेटा, अगर तुम चिट फंड का काम करते हो या फिर तुम बेटा निधि कंपनी का काम करते हो, दोनों का नेचर सेम है। मेंबर से पैसा लो, इन्वेस्ट करो, रिटर्न आए बांट दो। हाँ है ना, लक्ष्मी चिट फंड आपको याद होगा। तो याद रखिएगा, हम ये काम नहीं करने देंगे, क्योंकि विदेश के बंदे आएंगे, इंडिया में चिट फंड का धंधा करेंगे, निधि कंपनी का धंधा करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, फ्रॉड करके भाग जाएंगे। हम कहां कहां कंट्रोल करते फिरे। लेकिन याद रखिएगा बेटा, अगर कोई चिट का रजिस्ट्रार है या ऑथोराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो बेटा स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके कुछ चिट फंड को बेटा क्या कर सकती है, परमिट कर सकती है। आवाज दो, परमिट कर सकती है। आगे, सर हम किसी विदेशी बंदे को एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन एक्टिविटी इंडिया में नहीं करने देंगे। लॉजिक सुनो बेटा, वेरी सिंपल। देखो, विदेश के टेक्निक बेटा बहुत आगे है। अगर विदेशी इन्वेस्टमेंट को एग्रीकल्चर में ला देंगे ना, तो सर हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, हमारे गरीब किसान भूखे मर जाएंगे। याद रखिएगा साहब, आप लोगों ने केस लॉ पढ़ा होगा फाउंडेशन में, ली वर्सेस ली एंड एयर फार्मिंग, और उसमें बताया गया होगा कि मिस्टर ली जो था वो एयर फार्मिंग का काम करता था, मतलब वो खेती बाड़ी करता था हेलीकॉप्टर से। हमारे यहाँ बेटा ट्रैक्टर नहीं है, बैलगाड़ी से खेत जोता जाता है। तो सर विदेशी टेक्निक बहुत डेवलप टेक्निक है, अगर उसको इंडिया में लगा दिया जाए तो सारा का सारा कृषि बेटा याद रखिएगा फॉरेन कंट्रोल में चला जाएगा, हम अलाउ नहीं करेंगे। सर हम रियल एस्टेट बिजनेस नहीं करवा सकते, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस में पैसा नहीं लगवा सकते। याद रखिएगा बेटा, रियल एस्टेट फार्म हाउस ये वैसे ही महंगा चल रहा है, विदेशी इन्वेस्टमेंट होगी और महंगा हो जाएगा, अलाउ नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा बेटा टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड या ब्रिज बनाना चाहता है, तो भैया ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम आपको इजाजत स्वागत देते हैं कि आप जितना आइए आके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए। ऊपर देखो, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट इज नॉट एक्सेबल। सर क्या होता है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, आप रीड कर लेना, मैं आपको बता देता हूं। इधर देख बेटा, TDR का मतलब क्या होता है। मान लो एक हाईवे बन रही है, हाईवे के बगल में आपका जमीन है, सरकार ने आपकी जमीन को एक्वायर कर लिया, तो सरकार आपको दो रास्ता देगी, या तो कैश ले लो नहीं तो TDR ले लो। कैश ले लो नहीं तो मतलब जमीन जो सरकार ने लिया उसके एक्विजिशन में आपको 2 चीज दी जाती है, या तो TDR नहीं तो कैश, कंपनसेशन के तौर पे। कैश तो आपको समझ आ ही गया। TDR मतलब क्या होता है, सरकार बोल देगी कि देख तेरा जमीन तो मैंने ले लिया, लेकिन हमारे हाईवे के बगल में तुझे मैं एक प्रॉपर बिल्डिंग, कमर्शियल प्लॉट बनाने की, कमर्शियल प्रीमाइसेस बनाने की आज़ादी दे रहा हूँ, तू अपना धंधा खोल, उससे पैसा कमा। इसे ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट कहते हैं। डन करे क्या, जमीन दो और बदले में डेवलपमेंट राइट ले लो। अब वो डेवलपमेंट राइट आपके लिए है, तुम चाह रहे हो कि मैं किसी और को बेच दूं, ये काम अलाउड नहीं है, ये काम अलाउड नहीं है। आगे बेटा, आगे पॉइंट नंबर C और T, अगेन टाइम पास है। नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल अंडरटेक एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विच इज क्या बोले बेटा, नॉट परमिसेबल इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर। आप डायरेक्टली लिख देना इन 2017, क्या बोले बेटा, इन 2017 किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। और उसने बोला था कि कोई भी ऐसा पर्सन बेटा जो सिटीजन या रेसिडेंट है किसका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया या एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और अदरवाइज इन डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ क्या बोले बेटा, कोरिया अंटिल द फर्दर ऑर्डर। याद रखना बेटा, कोरिया के साथ हमारा 2017 में रिलेशन खराब हो गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बेटा कोरिया के साथ ट्रांजेक्शन को बंद कर दी थी। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो याद रखिएगा 2017 के ऑर्डर के बाद जब तक सरकार अलाउ ना कर दे, आप उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, भले लिमिट में रहते हुए। और एक बात याद रखिएगा बेटा, लास्ट, the existing investment transaction with any person who is a citizen of resident of democratic republic of Korea या entity incorporated in a democratic people republic of Korea or any existing representative office or other assets possessed in the republic of Korea by person resident in India। again बेटा सामने बोला गया है
जो 2017 ऑर्डर में बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, सेल बी क्लोज्ड, लिक्विडेटेड, डिस्पोज्ड या सेटल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस नोटिफिकेशन। बेटा बोला गया कि देखिए मेरे ऑर्डर आने से पहले अगर आपने कोरिया के साथ कोई भी बिजनेस वगैरह व्यापार वगैरह चलाया था तो प्लीज़ आप उसको 180 दिन के अंदर ना लिक्विडेट कर दो या सेटल कर दो। बच्चों को बेटा मैं ये पॉइंट लिखवाता ही नहीं। क्यों नहीं लिखवाता? क्योंकि बेटा ये ऑर्डर कब आया था बोलो? 2017 में, और 2017 से 180 दिन बेटा बचा हुआ है या खत्म हो गया है, तो कायदे से आप इस प्रोविजन को देखोगे तो अब इसका कोई इफेक्ट नहीं है। फेमा बेटा यहाँ पर खत्म होता है। तो आपको याद कितनी बातें करनी है? मात्र बेटा 3 बातें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1 दैट इज योर पॉइंट नंबर 2 एंड दैट इज योर पॉइंट नंबर क्या बोलो बेटा 3। पॉइंट नंबर 4 का कोई रिलेवेंसी नहीं है। आप फोटो ले लो, खत्म करते हैं बेटा। यहाँ पर फेमा हमारा फाइनली समाप्त होता है। जल्दी करिए बेटा, मैं क्लास को ऑफ भी कर रहा हूं बेटा, और आ जाइए सारे बच्चे एसएम की क्लास में। लेकिन बेटा 1 मिनट, मैं इसी क्लास में बात कर लूं और फिर एसएम की क्लास को लाइव करूंगा। फोटो ले लिया आपने? हो गया बेटा? बस टाइप सी का वो है क्या केबल? चार्जिंग केबल नहीं है, डेटा केबल। ठीक है, खत्म होता है बेटा। अब मेरी बात सुनो, एक इंपॉर्टेंट मैसेज। देखो बेटा, आप लोगों ने अब इसके बाद मुझे ऑडिट शुरू नहीं करना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चालू करना है। आप लोगों ने इतना अगर वेट किया है ना एसएम के लिए, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग एक क्लास एसएम के लिए मुझे और दे दो। इसके पीछे का एक रीजन है। रीजन क्या है? आप बोलोगे तो मैं अभी भी एसएम चालू कर दूंगा, लेकिन उसके पीछे एक छोटा सा रीजन और लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो मेरा नोट्स था, जो मैं पहले आरकेजी एकेडमी में बच्चों को दिया करता था, जो बच्चे ऑनलाइन देखे होंगे वो बेटा उसी नोट्स को फॉलो भी किए होंगे। पता नहीं क्यों क्या हुआ, मेरा फोन बेटा ये दूसरा वाला है या मेरी बेवकूफ़ी है, वो नोट्स मेरे मेल पे है ही नहीं। बच्चों ने अभी भी बेटा एग्जाम देने गए थे मेरे को गाली दिया है भर भर के, चूंकि बेटा वहां पे मैंने बोला होगा बेटा आप लिख लो, और बच्चों के पास नोट्स है नहीं। अब बच्चा स्क्रीनशॉट लेके नोट कर रहा है। बच्चा मेरे से कितनी बार ग्रुप में मांगा सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, नोट्स मुझे मिल ही नहीं रहा। तो मैंने क्या किया बेटा, अब मुझे नया नोट्स बनाना पड़ा। मैंने आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन, बोलो बेटा मुंह से बोलो, बहुत स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मैंने एक नोट्स प्रिपेयर किया है। मेरा ये टारगेट है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 5 चैप्टर बेटा आपको पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 5 चैप्टर हैं, और वो 5 चैप्टर एज पर योर आईसीआई मॉड्यूल बेटा मैं 45 से 50 पेज में कंसाइज कर दूंगा। याद रखिएगा, जितने भी टीचर के आप नोट्स देखोगे एसएम के, कम से कम 100-125 पेज का होगा। और बेटा याद रखिएगा, ये 50 पेज 50 नंबर का, चूंकि एसएम की वेटेज 50 नंबर की है। इसमें ना चैप्टर नंबर 1 गलती से बन गया था। मैंने टाइपराइटर को बोला था, उसने गलती से चैप्टर 1 बना दिया, जबकि मुझे तो चालू करना था चैप्टर 5। ये मुझे ध्यान में ही नहीं रहा कि मैं बोलूं चैप्टर 5 से शुरू कर। बेटा वो नोट्स मुझे कल शाम को देगा। अगर आप बोलोगे तो मैं एसएम चालू कर दूंगा लिखवाते हुए, लेकिन बेटा वो मजा नहीं आएगा। मजा आएगा जब मैं आपको वहां से एसएम कराऊं, वो प्रॉपर मॉड्यूल की बातों को कंसाइज करके। और 50 पेज में आपका एक बूस्टर नोट्स मैंने लिखा है, एसएम इन कप ऑफ टी, लेकिन वो मैं तब लिखवाऊंगा जब पूरा कंप्लीट नोट्स तैयार होगा। अभी मैं चैप्टर वाइज, ताकि आपको पढ़ाते भी रहूं और मैं वो नोट्स भी देता रहूं। लेकिन जब एसएम कंप्लीट होगा ना, मैं प्रॉपर बेटा मैनेजमेंट से आपको उस पूरे के पूरे नोट्स का बंच प्रोवाइड करवा दूंगा। और आपको नोट्स लिखना नहीं है क्लास में। ये एक सहूलियत है कि जो मैं बच्चों को हाईलाइट करके लिखवाता हूं, वो एग्जैक्ट बातें ही मैंने वहां पे लिखी है। तो मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, एसएम के कोई हैंड रिटन नोट्स मेंटेन नहीं करना, वही 45 से 50 पेज पढ़ लेना है। तो आप लोग अगर मुझे एक दिन का और टाइम दे दोगे ना, तो बेटा वो नोट्स में शो करके उसी नोट से पढ़ा दूंगा। नहीं तो थोड़ा सा बेटा मामला ना वो हो जाएगा। अब आपको नोट करना नहीं, मैं आज की क्लास नोट कराऊं, क्या फर्क पड़ता है? अब सवाल है कि सर फिर आज की क्लास में क्या हम बैठ के एक दूसरे के साथ गले मिल के टाइम पास करेंगे क्या? आंसर इज नो। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो बेटा मैं आपको ऑडिट का क्वेश्चन बैंक करा दूंगा और फेमा का भी क्वेश्चन बैंक करा दूंगा।
ऑडिट में अभी अभी आपका आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर खत्म हुआ है, तो मैं वो भी क्वेश्चन बैंक करा दूंगा और मैं फेमा का भी क्वेश्चन बैंक करा दूंगा। लेकिन याद रखना बेटा, फेमा का क्वेश्चन बैंक जो मैं कराऊंगा वो मैं कैसे करा सकता हूँ, क्योंकि वो तो लॉ की क्लास में लाइव करनी पड़ेगी और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें लाइव करना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं फेमा तो नहीं, लेकिन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा कोई और भी चैप्टर है क्या जिसका मैंने क्वेश्चन बैंक ना कराया हो? हाँ जी, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंटिटी का मैंने क्वेश्चन बैंक करा दिया था क्या? ये भी याद नहीं है, कराया था नहीं कराया था? नहीं करवाया था। तो बेटा मैं आज की क्लास में ना आपको दोनों चैप्टर का क्वेश्चन बैंक करा देता हूं, अगर आप अलाउ करो तो। नहीं तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, मॉड्यूल हमारे पास है ही, ऐसे ही मॉड्यूल को डाउनलोड करूंगा, चैप्टर नंबर 5 से बेटा क्लास की शुरुआत कर दूंगा। क्या कह रहे हो? जैसे आप बोलोगे वैसे ही क्लास बेटा लाइव होगी। ऑनलाइन बच्चों का भी कंसेंट इसमें जरूरी है। क्या कह रहे हो? क्या मैं एसएम की शुरुआत कर दूं, श्री गणेश कर दूं ऐसे ही मॉड्यूल को डाउनलोड करके, या फिर बेटा वो जो नोट्स बनेगा उसी नोट्स से हम शुरुआत करें? क्या कहते हैं? अरे भाई चुप कैसे हो गए? सारे बच्चे का कंसेंट चाहिए। हाँ या ना दो ही तो हो सकता है। शुरू करें या क्वेश्चन बैंक कर लें? क्वेश्चन बैंक कर लें बेटा। आप लोग का क्या कहना है? क्वेश्चन बैंक। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार कंसेंट दे दे, क्या कहते हो? क्या मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन बैंक करा दूं, या फिर बेटा मैं चैप्टर 5 की श्री गणेश कर दूं? इससे नोट्स आएगा, हम देखते रहेंगे। तो ये सर क्वेश्चन बैंक का ही कहना है। तो चलो बेटा मैं लाइव कर रहा हूं ऑडिट वाली क्लास में, क्वेश्चन बैंक से अपन क्लास की शुरुआत करेंगे।